हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर जो इस बार पेपर हुआ है 2021 में 4 जनवरी को, उसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। और इस वीडियो को आप ये जो पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इसमें डिटेल में आपको समझा के इसका राइट आंसर बताऊंगी। इसमें आंसर राइट नहीं दिया है तो मैं इसमें आपको आंसर बताऊंगी। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन है कि मार्क्स के अनुसार कौन सा सही नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिया है और उसमें से बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, पहला ये ऑप्शन है, इसमें बोल रहा है कि राजनीतिक, आर्थिक, श्रमिक की आदत में अंतर्निहित अलगाव को कामगार, श्रमिक और उत्पादन के बीच प्रत्यक्ष संबंध को मानते हुए अप्रकट करती है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही मतलब गलत है। ये बोल रहा है अंतर्निहित आदत के कारण वो अलगाव होता है, नहीं ऐसा। तो मतलब कि जैसे कि इसमें प्रत्यक्ष संबंध बता रहा है, तो प्रत्यक्ष संबंध तो उसके साथ होता है। अगर ये प्रत्यक्ष संबंध नहीं दिया रहता इस क्वेश्चन में तो इस भी आंसर को हम नहीं कर पाते। ठीक, लेकिन क्या दिया है, प्रत्यक्ष संबंध दिया है, तो ये तो इस ऑप्शन में होगा, ये ऑप्शन में होगा। लेकिन क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मार्क्स के अनुसार कौन सा सही नहीं है, कौन सा मार्क्स जो है इसमें नहीं कहा है। ठीक है, तो उस हम ऑप्शन को देखेंगे। तो पहला तो होगा ही, फिर दूसरा है कि श्रमिक का उसके उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध, कामगार उसके उत्पादन वस्तु से संबंध है। ये भी सही है कि जो श्रमिक है प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद से, जो वो चीज़ का उत्पाद करता है उससे उसका प्रत्यक्ष संबंध रहता है। तो ये भी क्या है, ये भी क्वेश्चन सही है। फिर तीसरा है कि श्रम कामगार से बाहर अलग होता है। ये भी है कि श्रम जो है कामगार से बाहर होता है, अलग होता है। मतलब कि श्रम जो होता है, श्रमिक जो होते हैं वो श्रम करते हैं और फिर श्रम करके अपने घर चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वहीं पे रहते हैं। तो ये भी है। फिर चौथा है कि श्रमिक के लिए जीवन क्रियाकलाप और उत्पादन जीवन आरामदायक जीवन जीना है। तो ये मार्क्स ने नहीं कहा है, इसमें ये नहीं कहा है कि श्रमिक के लिए जो क्रियाकलाप कर रहे हैं और जो उत्पादन वो कर रहे हैं, उत्पादक जो है उससे उनका जीवन आरामदायक हो जाएगा। तो ये मार्क्स ने नहीं कहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 4th होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बहुत से लोगों में उनके जीवन के बदलाव में एक समान विशिष्ट प्रेरणात्मक घटक हो, यह वर्ग की परिभाषा किसने दी। अब देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और फ्रेडरिक एंजिल और एंटोनियो ग्राम्सी। ये सब कहीं ना कहीं पूंजीवाद में अपना मत दिए हैं, अपना अपना विचार दिए हैं और बताए हैं। ठीक है, तो ये इसमें हम देखते हैं कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, सबसे पहले कि हिंदी पढ़ने से हमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहा गया है। तो देखिए, हम जब भी सवाल सॉल्व करते हैं तो उस हिंदी वर्ड के साथ साथ हमको इंग्लिश वर्ड भी हमको पढ़ना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें लास्ट में वर्ड एक दिया है लाइफ चांस।
लाइफ स्टाइल एंड लाइफ चांस के बारे में किसने कहा है? तो शायद ये वर्ड आप देखकर आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैक्स वेबर होगा। इसीलिए हमको इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश हम पढ़ेंगे तो ही हम सवाल को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके आधार पर दुर्खिम के अनुसार, ठीक है, व्यवस्थापन, वर्गीकरण और व्याख्या करने को विज्ञान होने का दावा करना संभव है? मतलब कि इनमें से जो दुर्खिम ने कहा है व्यवस्थापन, वर्गीकरण, व्याख्या, इनमें से क्या है? ये क्या है? बाहरीपन है, मिथ्यापन है, आत्मपरकता है, अंदरूनीपन है, ये क्या है? किसको कहता है ये दुर्खिम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, हमेशा जो दुर्खिम है वो समाज को क्या मानता है? ईश्वर मानता है कि समाज ही सब कुछ है। ठीक है, और जब वो सामाजिक तत्व के बारे में बताया था तो सामाजिक तथ्य की कुछ विशेषताएं बताई थी, जिसमें बाह्यता होता है, बाध्यता होता है। ठीक है, ये समाज से ऊपर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाहरीपन। चौथा होगा बाहरीपन, क्योंकि वो जो विज्ञान जिस आधार पर समाजशास्त्र को विज्ञान बनाता है वो इसकी कुछ विशेषताएं बताता है कि यही समाज की जो समाजशास्त्र की विशेषताएं हैं, ये समाजशास्त्र होने के लिए जो आधार है उसमें निम्न सारी विशेषताओं को बताया है, जिसमें एक बाहरीपन बताया है और ये सब नहीं बताया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन चौथा है कि उस विशिष्ट आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसकी विशेषताएं उत्पादन के विशिष्ट सेट के संबंधों सहित उत्पादक रूपों से जुड़ी हो? ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेते हैं कि डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक सिस्टम दैट आर कैरेक्टर बाय द स्पेसिफिक set of relation of production combined with from of productive force it called। मतलब ये क्या बोल रहा है? रिलेशन प्रोडक्ट कॉम्बाइंड, ये विशिष्ट उत्पादन के विशिष्ट सेट को क्या कहते हैं? ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें कि क्या कहते हैं। तो देखिए, इसका ऑप्शन है कि उत्पादन के साधन, उत्पादन के यंत्र, उत्पादन की प्रणाली और उत्पादन के संबंध। तो आप देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो उत्पादन की प्रणाली होगा। इस उत्पादन की प्रणाली के ही अंतर्गत उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध दोनों आते हैं। उत्पादन के प्रणाली में हम 2 भागों में बांटते हैं, एक उत्पादन के साधन और एक उत्पादन के संबंध को बांटते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन की प्रणाली। ठीक है, और अब पांचवा क्वेश्चन है कि उपलब्धि, स्व अनुशासन और व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुखता में सहायक हो वह किस प्रकार के समाज को दर्शाता है? अब देखिए, यहाँ पे क्या बोला है? स्व अनुशासन और व्यक्तिवाद। आप देखेंगे कि समाज 2 हम देखते हैं, जैसे कि एक होता है परंपरागत समाज और एक क्या होता है? एक आधुनिक समाज। तो परंपरागत समाज की क्या विशेषताएं होती है कि
वो उसमें व्यक्तिवाद नहीं होता है, बल्कि उसमें समूहवाद होता है। और उसमें स्व अनुशासन मतलब खुद का अनुशासन नहीं रहता है, समाज का अनुशासन रहता है। उसमें अनुशासन होता है, हम अपने मन से, अपनी इच्छा से कोई भी कार्य को हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो व्यक्तिवाद है, जब परंपरागत समाज की विशेषताएं हैं सामूहिकवाद, लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज बदलता गया तो व्यक्ति सामूहिकवाद से क्या हो गया, व्यक्तिवाद, समूह को महत्व न देकर व्यक्ति को महत्व लोग देने लगे। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है कि छोटे समाज, लोक समाज, उन्नत समाज, कृषक समाज। देखिए, ये छोटे समाज, लोक समाज तो होगा नहीं। अब कन्फ्यूजन है कि उन्नत समाज होगा या थोड़ा कृषक समाज होगा, तो कृषक समाज भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो उन्नत समाज होगा। उन्नत समाज मतलब आधुनिक समाज, एडवांस सोसाइटी। इसी को मतलब इसकी जो विशेषताएं, उसमें व्यक्तिवाद होता है, स्व अनुशासन होता है, उपलब्धि होती है, योग्यता होता है, तर्क होता है, तर्कशील, सृजनात्मक। तो ये सब आधुनिक समाज की विशेषताएं हैं। फिर है छठवां क्वेश्चन है कि यह किसने कहा या किसने माना कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संभव होते हैं। देखिए, सामाजिक संरचना जो है ये, इस पे तो रेडक्लिफ ब्राउन भी बोले हैं, मर्टन भी, रेडमंड फोर्ट और जिन्सबर्ग, ये सब ने सामाजिक संरचना पे आपको कुछ ना कुछ बोले हैं। अब ये हमको देखना है कि किसने क्या बोला है, ठीक है। तो देखिए, जब भी सामाजिक संरचना में अगर लिखा हो सामाजिक संरचना में व्यक्ति आपको कहीं भी दिखे, तो आपको आंसर टिक रेडक्लिफ ब्राउन करना है, क्योंकि रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो सामाजिक संरचना के निर्माण में व्यक्ति को महत्व देते हैं। और वो बोलते हैं कि जो सामाजिक संरचना है उसमें व्यक्ति की भूमिका अधिक होती है। और ये समाज को क्या मानते हैं, मूर्त मानते हैं। ये सामाजिक संरचना को सामाजिक संबंध नहीं मानते हैं, बल्कि व्यक्ति को ही मानते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 है क्वेश्चन कि सभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं, ठीक है। फिर है सभी सच अंततः सामाजिक समूहों के स्वार्थ और प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। यह किसका मत है? अब देखिए, इसमें ऑप्शन दे रहा है कार्ल मार्क्स, कार्ल मैनहीम, चार्ल्स लेमर्ट, क्लिफर्ड गेट्स। तो ये किसने कहा है, कौन बोले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए, इसका तो हम मतलब इतना कोई ये रिसर्च के बारे में इसमें बोला गया है, या जो भी है वो अपने मेथड के बारे में बोले हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा तो सोचना नहीं है। इसको ये क्वेश्चन जो बोले हैं कार्ल मैनहीम बोले हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये ज्ञान के समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं और ये भी ज्ञान, सच, तर्क के बारे में बोलते हैं, तो थोड़ा हम इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 8 नंबर को देखते हैं। और 8 नंबर जो है वो बोल रहा है कि अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताओं और गुणधर्मों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द या टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कभी भी जब वस्तु अध्ययन की वस्तु मतलब क्या, अध्ययन की कोई भी घटना या क्षेत्र
के बारे में जब हम उसकी विशेषताओं और गुणों की बात करते हैं तो वो किस में पाई जाती है? प्रकल्पना, शोध प्रश्न या नीति शास्त्र या अवधारणा? किस में पाया जाता है इसको? तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा अवधारणा। इसका जो राइट आंसर होगा अवधारणा। इसमें हम डिटेल में इस पे आपको बता नहीं पाएंगे, इसको मतलब है कि आप इसका बस आंसर आप जानें, और इसके लिए हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन 9 नंबर है कि वह तर्क जो सामान्य सच से विशिष्ट सच की ओर जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए इसमें है कि जो आप पढ़ते हैं आगमनात्मक और निगमनात्मक, तो जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन जाता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन जाता है? तो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब उदाहरण से सिद्धांत की ओर कौन जाता है? तो वो है निगमनात्मक। आगमनात्मक जो है हमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर है कि अनुसंधान प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खिम द्वारा लिखी गई है जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है? मतलब कि इमाइल दुर्खिम की पहली पुस्तक कौन सी है? कौन सी पुस्तक लिखी गई है, मतलब अनुसंधान के बारे में इमाइल दुर्खिम ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो देखिए ये पहला तो होगा नहीं, ये और दूसरा भी नहीं होगा। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये है इमाइल दुर्खिम का, तो जो इसका आंसर होगा थर्ड, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये इमाइल दुर्खिम की पुस्तक है जिसमें इन्होंने सामाजिक तथ्य के बारे में बताया है, या समाजशास्त्र एक कैसा विज्ञान है उसके बारे में भी ये मतलब डिटेल में इसी पुस्तक में ये बताए हैं। तो चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन है कि किसी बाह्य व्यक्ति पर संदेह करना है जिसमें किसी एक व्यक्ति का अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरों व्यक्ति की संस्कृति का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति होती है, वह है। तो इसका ऑप्शन है आत्मसात, प्रजातिवाद, निर्जाति केंद्रित और नीति शास्त्र। तो देखिए जब भी ये हो कि स्वयं अपनी संस्कृति के आधार पे या अपनी संस्कृति के द्वारा दूसरों की संस्कृति का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसको हम कहते हैं निर्जाति केंद्रित, इथनोसेंट्रिज्म। और अपनी संस्कृति के आधार पर दूसरे की संस्कृति का मूल्यांकन करके हम उसकी संस्कृति को खराब बताते हैं और अपनी संस्कृति को अच्छा बताते हैं, इसको इथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि किसने ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक प्रारूप पर बल दिया? अब देखिए इसमें कौन है द्वंद्ववादी, और ये है इंडियन थिंकर आपको दिया है, बोला AB मुखर्जी और रामकृष्ण मुखर्जी, सुदीपो मुखर्जी, PN मुखर्जी। तो देखिए इसमें जो है आपको ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन रामकृष्ण मुखर्जी जो हैं, रामकृष्ण मुखर्जी और DP मुखर्जी जो है, AR देसाई हैं, ये द्वंद्वात्मक पद्धति का सहारा लेते हैं। ये मार्क्स के प्रभावित होते हैं और इनकी पद्धति को अपने अध्ययन में शामिल करते हैं, और शामिल करके अपने जो भी अवधारणाएं हैं उसमें प्रयोग करते हैं, उनके आधार पे ही अपना घटनाओं का व्याख्या करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13। इसमें है कि जाति, वर्ग और शक्ति में आंध्र वेतई अपने कार्य
कास्ट क्लास एंड पावर में किस गांव का अध्ययन किया। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत मतलब इजी है, पूछ रहा है कि आंध्र बेतई ने किस गांव का अध्ययन किया है। तो देखिए रामपुरा का तो श्रीनिवास ने किया है, मुहाना का डीएम मजुमदार ने किया है, आई थिंक कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये श्रीपुरम का जो है ये आंध्र बेतई ने किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रीपुरम। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन किस अध्येता द्वारा किया गया है। तो मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन, अब देखिए जो श्रीनिवास है वो मैसूर के ही गांव में, मैसूर में ही रामपुरा गांव है वहाँ अध्ययन किए हैं, और ये मैसूर के ही वांगला गांव। तो जो इसका आंसर होगा कि एसी मेयर ने किया है। ठीक है, 14 का इसका आंसर होगा एसी मेयर ने किया है, ये बाकी इनमें से कोई भी नहीं किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर खाली ज़मीन पर बेघर लोग रहते हैं तो इनमें क्या गलत है, किसने कहा है। तो देखिए J.E. पॉलमैन, A.R. न्यूवर्थ, P. दुपंत, रत्ना ए राव। तो देखिए इसका जो आंसर होगा दूसरा, आर न्यूवर्थ। ये स्लम पर अध्ययन किए हैं और उसके बारे में बताए हैं। तो यहाँ पे तो डिटेल में नहीं बता पाऊँगी कि क्या इन्होंने कहा है, कैसे कहा है। तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन है कि 16 नंबर है कि मेगा शहर उसे कहते हैं जिसकी आबादी होती है। देखिए सिटी से, शहर से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो हमको इसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है। तो जो मेगा शहर होता है उसकी आबादी कितनी होती है, 10 मिलियन होती है, ठीक, या उससे अधिक होती है, उसको हम मेगा शहर कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारा भी 100 क्वेश्चन है तो हमको और करना है। तो फिर 17 नंबर है, एल्टन मेयो के अनुसार उद्योग का धर्म पर प्रभाव, और यहाँ पे खाली स्थान है, भरना है, से रूपांतरण है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा एक स्थापित से अनुकूलित समाज की ओर। ये एक समाज के बारे में बताए हैं कि स्थापित समाज से अनुकूलित समाज की ओर हम आधुनिक समाज की ओर कहें। ये एल्टन मेयो या आधुनिक समाज पे इनका भी रिसर्च है। तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक औद्योगिक समाजशास्त्रियों में किसने सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री नामक पुस्तक लिखा है। तो देखिए जो इसका आंसर होगा 3, एन.आर. सेठ। इन्होंने औद्योगिक समाजशास्त्र पे इन्होंने काम किया है, तो इनको विशिष्ट रूप से औद्योगिक समाजशास्त्र में ही जानते हैं। ठीक है, फिर अगला है 19 है, उद्योग में नवीन विचारों के अनुसार मानव कार्य को क्या माना जाता है। उद्योग में नवीन विचारों, उद्योग में जब हम नवीन विचार के साथ, अपने माइंड के साथ, स्किल के साथ जब हम उसको कार्य करते हैं, तो जो मानव वो कार्य करता है उसको हम क्या मानते हैं, पूर्ण तरह आर्थिक गतिविधियों के रूप में नहीं, फिर श्रमिक केवल वेतन के लिए कार्य न करें, या पहला या दूसरा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा पहला और दूसरा दोनों होगा। ठीक है,
इसका आंसर मैं टिक कर दे रही हूँ, पहला और दूसरा। पूर्ण तरह से आर्थिक गतिविधि के रूप में तो वो कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने माइंड से, अपने स्किल के द्वारा काम करते हैं, और वो केवल श्रमिक केवल वेतन के लिए कार्य ना करे। ये जब औद्योगिक समाजशास्त्र उद्योग के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें डिटेल में बताता है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो केवल श्रम के लिए ही करते हैं या वेतन के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अगला नेक्स्ट है 20 नंबर। ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक भारतीय संदर्भ में किसने लिखा है? तो अर्बनाइजेशन जो है इन्होंने लिखा है एमएस गोरे। एमएस गोरे ने ही लिखा है ये पुस्तक अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसका है कि ह्यूमन इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ह्यूमन इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी जो पुस्तक के लेखक हैं, देखिए पार्क तो है नहीं, ए हॉल है, ई बर्गेस है, फिर जॉर्ज सीमेल है। तो इतने सारे मतलब कि ऑप्शन तो दिया जा रहा है कि कौन कौन से होंगे, और चार ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से कोई हमको एक टिक करना रहता है। तो देखिए जो इसके राइट आंसर हैं वो है जॉर्ज सीमेल। ठीक है, तो ह्यूमन इकोलॉजी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ब्रंडलेट रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? ब्रंडलेट शीर्षक का, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये हो गया है 82। इसका राइट आंसर होगा 3 होगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर 3 होगा, ई बर्गेस होगा, मिस्टेक हो गया मेरे से। ठीक है, तो हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ब्रंडलेट रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आया है। तो इन्वायरमेंट के बारे में जो पढ़ा होगा डिटेल में वो इसका आंसर टिक करेगा। तो इसका राइट है कि केयरिंग फॉर अर्थ। इसका शीर्षक क्या होगा? केयरिंग फॉर अर्थ। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को सतत विकास, लोकतंत्र और शांति के क्षेत्र में योगदान हेतु वर्ष 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ये करेंट अफेयर से पूछा है। तो जो इसका आंसर होगा वांगरी मथाई, इनको मिला है शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए पर्यावरणविद जो आप देखे होंगे तो आपको लगा सुंदरलाल बहुगुणा है, तो नहीं, इनको नहीं मिला है। जो है ये वांगरी मथाई, इनको 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो चलते हैं हम 24। समताप मंडल में ओजोन परत की क्षीणता उत्तरदायित्व है। मतलब कि इस समताप मंडल में जो ओजोन परत में कमी आई है, छिद्र हुआ है, उसका हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है? तो जो इसका आंसर होगा कि त्वचा का कैंसर। जब मैंने इसका आंसर दोस्तों किया था तो मैंने सल्फ़र डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी लगाया था। मुझे लगा था कि ये पूछ रहा है कि किसके कारण, मतलब कि समताप मंडल में ओजोन परत में छीड़ता होता है, लेकिन जब इसका आंसर की निकला तो एनटीए ने इसका राइट आंसर बताया कि त्वचा में कैंसर।
तो इसका मतलब होता है कि समताप मंडल में जो ओजोन परत क्षीण हो रहा है उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो त्वचा में कैंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि भांजा भाजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तो उस स्थान को क्या कहते हैं? मातुल स्थानीय आवास, नव स्थानीय आवास, मातृ स्थानीय आवास, प्रीत स्थानीय आवास। तो इसका जो राइट आंसर होगा मातुल स्थानीय आवास। मामा के घर में भांजा भाजी का अगर पालन पोषण होता है तो मातुल स्थानीय आवास। ठीक है। अगला है 26 कि लेविस स्ट्रॉ ने आदिम संस्कृति के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया है जिसकी सभी बातों की जांच किसके आधार पर की गई है? तो देखिए इन्होंने तो बहुत सी चीज़ों पे मतलब अपना अध्ययन किया है, मिथक हैं, अचेतन माइंड पे भी ये अपना अध्ययन किए हैं। तो देखिए ये लेविस स्ट्रॉ हैं जो राइट आंसर होगा इनका नातेदारी संरचना। नातेदारी संरचना के आधार पे वो आदिम संस्कृति जो आदिवासी लोग होते हैं उनकी संस्कृति के नातेदारी का अध्ययन किए कि आदिम लोगों की नातेदारी व्यवस्था जो है उनकी संरचना है वो कैसे होती है, तो इस पे इन्होंने किया है नातेदारी संरचना पे। ठीक है, तो चलते हैं 27 क्वेश्चन है कि उस विचार को क्या कहा जाता है जिसका संबंध मार्शल मैकलुहान से है, जिन्होंने विद्युत संचार को भी विश्व को सुसंगत एकल समुदाय में जोड़ने वाले के रूप में देखा है? तो देखिए जो इसका आंसर है वैश्विक गांव, वैश्विक नेटवर्क, वैश्विक स्थान या वैश्विक शहर। तो इसमें कौन सा होगा? तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा कि वैश्विक गांव। मार्शल मैकलुहान ने जो पूरा विश्व है, पूरे समुदाय है, इसको ये मानते हैं कि ग्लोबल क्या है, विलेज है ये। हम एक मतलब कि विश्व गांव की तरह एक रहना चाहिए। ठीक है, तो अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने समय के खानाबदोश और आसीन समाजों का केंद्रीय विशेषताओं को समझने के लिए किसने क्या किया? तो देखिए इसका आंसर है हैरिक्स, मॉर्टिनो, कार्ल मार्क्स, रैंडॉन कोलिस, इब्न खालदून। तो जो इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसका राइट, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर देते हैं, हाँ इसका जो राइट आंसर होगा 4th इन्होंने बताया। देखिए कार्ल मार्क्स, ज़रूरी नहीं है कि केवल संघर्ष टॉपिक आ रहा है तो केवल कार्ल मार्क्स ही कोई भी टॉपिक के बारे में बोले, बल्कि इनसे प्रभावित होकर इनकी पद्धति को, इनको विचारों को बहुत लोगों ने अपनाया है। तो हमको कार्ल मार्क्स के साथ साथ और भी विचारकों को हमको पढ़ना होगा और समझना होगा कि उन्होंने क्या क्या बोला है। अब देखिए ये समाज की विशेषता को बताए हैं, खानाबदोश और आसीन। ठीक है, तो हम चलते हैं अगला, इसका राइट आंसर 4 होगा। तो 29 किसने सर्वप्रथम लक्षण विज्ञान को समाज के संकेत को वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रस्तावित किया है? तो इसका ऑप्शन है रोनाल्ड बॉर्थस, फर्डिनेंड डी सॉसरे, लेविस स्ट्रॉ और स्टुअर्ट हॉल। ठीक है, तो जो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए इसमें तो लगेगा कि इसका आंसर लेविस स्ट्रॉ है जिन्होंने संकेत विज्ञान पे किया है, लेकिन ये जो है ये फर्डिनेंड डी सॉसरे से प्रभावित हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में सर्वप्रथम
फर्डिनेंड सॉसरे नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, तो चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथ एंड मीनिंग के लेखक कौन है। तो देखिए मिथ पे लेविस स्ट्रॉ काम किए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2। ठीक है, फिर है कि छोटा नागपुर के मुंडा और ओरवा एक दूसरे के निकट वापस करते हैं और अपने सांस्कृतिक जीवन को साझा करते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषाई समूह से आते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21। ये देखिए इसका हो जाएगा आस्ट्रिक और द्रविड़ भाषाई समूह। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। है कि संरचनात्मक असमानता संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार के रूप में हैबिटस की अवधारणा का, जिसमें मनुष्य की आदतों दिनचर्याओं में सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, मूल रूप से किसने प्रयोग किया है। तो देखिए हैबिटस पे तो पियरे बोर्दू का सबसे फेमस इनका है थ्योरी, और हम हमेशा इन्हीं को हैबिटस जहाँ दिखता नहीं है तो हमको लगता है कि पियरे बोर्दू ही होंगे, लेकिन इस बार एनटीए ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दिया है। हमारे हिसाब से जो लगता है वो है नहीं। तो देखिए इसके जो राइट आंसर होगा नॉबर्ट एलियास, इसके राइट आंसर है। ठीक है, और ये कोई आंसर मैं अपने मन से टिक नहीं कर रही हूँ, ये जो जब आंसर की टिक जो निकला है उसके आधार पर मैं आंसर की का जो क्वेश्चन का राइट आंसर है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप पता कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है। इसका है प्राइवेट लाइसेंस एंड पब्लिक सर्विलांस के लेखक कौन है। अब देखिए सर्विलांस पे किसने अध्ययन किया है। प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक क्या है, पब्लिक सर्विलांस जो इसमें है जेम्स रूल्स, इन्होंने अध्ययन किया है, तो इसका राइट आंसर होंगे जेम्स रूल्स, ये इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की अवधारणा किसने दी। तो देखिए जो प्लास्टिक सेक्सुअलिटी है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एंथनी गिडेंस, इन्होंने प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की अवधारणा दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का है, काउंट जोसेफ आर्थर डी गोबिड्यू निम्नलिखित में से किस विषय पर अध्ययन किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन? काउंट जोसेफ आर्थर डी गोबिड्यू। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ये नस्लवाद, ये इस पे अध्ययन अपना किए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने नागरिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों, सामाजिक अधिकारों को मुख्य 3 चरणों में नागरिकता का उद्भव की पहचान की है। तो देखिए इसका आंसर है T.H. मार्शल, मॉर्डन मार्शल, R.J. मार्शल, मार्टिन मार्शल। और आपको ये देख के लग रहा होगा कि सारे लोगों ने कहीं राजनीतिक से ही जुड़े, सारा नाम एक जैसा ही है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा T.H. मार्शल। इन्होंने बताया है कि नागरिक अधिकारों और राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक अधिकारों के आधार पर नागरिकता का उद्भव हुआ है।
तो चलते हैं हम 27 क्वेश्चन, 27 है, 27 में 37। किसने वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी दो खेमों में विभक्त किया है? तो देखिए, ये ग्लोबलाइजेशन पे तो सबने अपना अपना कुछ ना बोला ही है। जॉर्ज रिस्टर है, इमैनुअल वालरस्टीन है, माइकल डोनाल्ड है, एंथनी गिरेंस है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 46 होगा, माइकल ओडोनेल। ठीक है, इन्होंने वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी के रूप में किया है व्यक्त। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है, किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित श्रम का विभाजन स्वाभाविक माना गया है? किस उपागम में? तो है विकास में महिला और विकास, लिंग और विकास, उत्तर आधुनिकता और विकास। किस में श्रम का लिंग आधारित विकास के बारे में बताया गया है? तो इसका जो आंसर होगा विकास में महिलाएं, पहला आंसर होगा। इसके बारे में बताया गया जब पहली बार ये बोला गया कि हमें महिलाओं को भी विकास की ओर लाना चाहिए, तो सबसे ये पहले बोला गया कि महिलाओं को ये वर्क करना चाहिए, पुरुषों को ये वर्क करना चाहिए। उस आधार पे श्रम का लिंग का विभाजन हुआ। तो ये जो विकास की अवस्था है उसका पहला स्टेज है विकास में महिलाएं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कि निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं है? मतलब ये कौन सा ये अवधारणा है? अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क, क्रांति, यह सांस्कृतिक लक्षण का प्रसार या सांस्कृतिक अनुकूलन। तो देखिए, क्वेश्चन बोला है कि कौन सा सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं है, मतलब कि 3 होंगे और एक कोई नहीं होगा। तो देखिए, अन्य संस्कृति के साथ संपर्क जब करती है तो पर संस्कृति ग्रहण होता है, एक संस्कृति को ग्रहण करते हैं तो इसमें भी सांस्कृतिक बदलाव होता है। क्रांति के कारण भी संस्कृति में बदलाव होता है, और जब उसके कुछ संस्कृति के लक्षण किसी संस्कृति कोई दूसरी सांस्कृतिक समूह अपना लेती है तो उसमें के भी कुछ लक्षण उसमें चले जाते हैं। लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा 4th होगा, सांस्कृतिक अनुकूलन। मतलब संस्कृति के एक दूसरी संस्कृति के साथ अपना सामंजस्य अनुकूलन बैठाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, बहुत समय लगेगा इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ। आर वॉलिस के अनुसार 3 व्यापक श्रेणियाँ, स्वीकृत आंदोलन, विश्व अस्वीकृत आंदोलन, विश्व समावेशित आंदोलन, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मूल्योन्मुख आंदोलन, 9 धार्मिक आंदोलन, 9 सामाजिक आंदोलन, 9 युगीन आंदोलन। इसमें से आंसर जो हो जाएगा आपका 58 ये धार्मिक आंदोलन है। ठीक है, सामाजिक आंदोलन है नहीं। सामाजिक आंदोलन जो समाज में राजा राम मोहन राय, फिर से आर्य समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो इन्होंने सती प्रथा सब उन्मूलन, ये सामाजिक आंदोलन कहे जाएंगे। तो सामाजिक होगा नहीं, तो ये धार्मिक आंदोलन। और नवयुगीन और मूल्योन्मुख आंदोलन तो होगा नहीं, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा 9 धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो चलते हैं हम 41 है। इसका क्वेश्चन है कि शक्ति किस पर प्रभुत्व रखती है? किस पे शक्ति अपना प्रभुत्व बनाती है? तो जो आज्ञाकारिता होता, प्रसिद्धीकरण या अधीनता, किस पे बनाती है? तो इसका ऑप्शन दिया है केवल सी, केवल ए और सी, ए बी सी या केवल बी। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो देखिए, जो इसका आंसर हो जाएगा
केवल ए और सी, जो आज्ञाकारी होता है और जो अधीन होता है उसी पे तो शक्ति अपना प्रभुत्व करती है। प्रसिद्धीकरण इसका आंसर नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ बी होगा ये ऐसे ही कट जाएगा, ये ऐसे ही कट जाएगा, और केवल सी तो होगा नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर होगा दूसरा। ठीक है, अब चलते हैं हम 42। 42 का हो जाएगा, क्वेश्चन ही ढक जा रहा है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि रॉबिन कोहेन ने डायस्पोरा की निम्नलिखित किन श्रेणियों की वकालत की थी। डायस्पोरा पे कौन कौन सी श्रेणी बताए थे, इसमें ऑप्शन होगा 4 होगा और कोई इनमें से एक नहीं होगा। तो पहला है पीड़ित, सामाजिक, श्रम, संस्कृति और समुदाय। किस श्रेणियों की इन्होंने चर्चा नहीं की है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी की चर्चा की है, लेकिन ये ई समुदाय की चर्चा इन्होंने श्रेणियों में नहीं की है। ठीक है, फिर अगला है इवान इलिश के अनुसार विद्यालयों ने निम्नलिखित 4 मूल प्रकार विकसित किया है। इवान इलिश ने देखिए विद्यालय पे अध्ययन किया है और वो बताए हैं कि जो विद्यालय होता है बच्चों का सृजनात्मक जो क्षमता होता है उसको अवरुद्ध कर देता है, तो ये विद्यालय के खिलाफ होते हैं। तो इसकी कुछ प्रकार बताए हैं। क्या बताएं? अभिभावकीय परिचर्चा का प्रावधान, वृत्तिक भूमिकाओं के तहत लोगों का विवरण, प्रभुत्व मूल्यों की अधिगम और समानता को बढ़ावा और व्यक्ति सृजनात्मकता का विकास, सामाजिक रूप से स्वीकृति, कौशल और ज्ञान का अर्जन। तो इसमें से कौन है, किसको सपोर्ट किए हैं और किसको नहीं, तो देखते हैं इसका हम राइट आंसर क्या होता है। थोड़ा बड़ा करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये ए बी सी ई डी की चर्चा, समानता को बढ़ावा और व्यक्ति सृजनात्मक क्षमता का विकास, तो ये बोल रहे हैं कि विद्यालय नहीं करता है, अवरुद्ध कर देता है, तो इसीलिए इसका तो आंसर होगा ही नहीं। तो दोस्तों देखिए अभी तो क्वेश्चन बहुत है, अभी हमने आपको 43 तक सॉल्व करवाया है और पूरा ये क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है ये, तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मैं आज इतना ही आपको सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप पूरा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।